नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं पिनाज त्यागी। राहुल गांधी कल आराम करेंगे। उनकी यात्रा का आज 8वां दिन है और कल उनका दूसरा रेस्ट डे है। परसों से राहुल गांधी को उस इलाके में घुसना है जिस पर बीजेपी का पक्का भगवा रंग चढ़ा हुआ है। सीमांचल में आज राहुल का आखिरी शो हो गया। अब राहुल को मिथिलांचल में जाना है, जहां राहुल के लिए चैलेंज ही चैलेंज बैठे हैं। राहुल के संगी साथी देश भर से बिहार पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी भी एक तैयारी कर रहे हैं। मोदी 25 से 29 की यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। यूं समझिए कि डबल इंजन ऑन है और मोदी एक्सीलेटर पर प्रेशर कुछ और बढ़ाने वाले हैं। नरेंद्र मोदी का निर्णायक प्रहार कैसा होगा, बताते हैं आपको भी इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी ने गिनती कर ली है। 78 दिन बाद बिहार का फैसला आएगा। 251 दिन बाद पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु का रिजल्ट आएगा। 563 दिन बाद उत्तर प्रदेश का निर्णय होगा और 2029 के महाचुनाव का फैसला होने में अभी 1380 दिन बचे हैं। राहुल गांधी एक बिहार जीतने के लिए जीप से बाइक पर आ गए हैं। राहुल कभी कभी पैदल भी हो रहे हैं, कभी कभी वो खेतों में उतर रहे हैं। चुनाव से पहले बिहार में कभी एक रात न बिताने वाले राहुल गांधी चुनाव आते ही बिहार के लोगों के घर घर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी 25 में ही 29 तक का पूरा प्लान बनाकर यात्रा पर निकलने वाले हैं। मोदी की यात्रा बस शुरू होने वाली है। 25 से 29 तक मोदी लगातार युद्ध क्षेत्र में रहेंगे। मोदी अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। वो एसयूवी की रफ्तार से चल रहे हैं। राहुल बाइक से ही रेस लगा रहे हैं। बिहार की लास्ट और लेटेस्ट ट्रेंड में एनडीए का ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है। बंगाल के लास्ट और लेटेस्ट ट्रेंड में भी मोदी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, लेकिन बंगाल में मोदी का ग्रोथ रेट बिहार से कम है। केरल में मोदी की प्रोग्रेस थोड़ी और कम है। तमिलनाडु में मोदी का वोट शेयर बढ़ रहा है, लेकिन सीटों के नंबर को देखें तो यहां बीजेपी अभी भी कोई खास प्रोग्रेस नहीं कर पाई है। उत्तर प्रदेश में 24 वाले झटके के बाद मोदी और योगी नए सिरे से मेहनत कर रहे हैं। मोदी के विरोधी जाति का रोड ब्लॉक लगाकर खड़े हैं, लेकिन मोदी योगी की स्पीड अनबीटेबल है। जो लोग राहुल और तेजस्वी की यात्रा देखकर नरेंद्र मोदी के भविष्य की चिंता कर रहे हैं, उनको बिहार चुनाव का लेटेस्ट ट्रेंड देखना चाहिए। बिहार में 24 के लोकसभा चुनाव के बाद कोई चुनाव नहीं हुआ। अगला चुनाव इस साल का विधानसभा चुनाव है। इस चुनाव में क्या क्या हो सकता है, इसे समझने का रेफरेंस पॉइंट 2024 का लोकसभा चुनाव है। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार की 17 लोकसभा सीटों पर लड़ी। एनडीए में उसकी पार्टनर जेडीयू 16 सीटों पर लड़ी। एलजेपी-आर 5 सीटों पर लड़ी। हम और आरएलएम एक सीटों पर लड़ी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बताएं तो बीजेपी 104 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ी। जेडीयू 97 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ी। चिराग पासवान की एलजेपी-आर 30 विधानसभा क्षेत्रों में लड़ी। हम पार्टी 6 सीटों पर और आरएलएम भी 6 विधानसभा सीटों पर लड़ी। 24 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बिहार की 104 में से 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। जेडीयू को 97 में से 42 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। एलजेपी-आर ने 30 में से 29 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त बनाई। हम पार्टी ने 6 में से 5 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त ली और आरएलएम को किसी एक भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड नहीं मिली। कुल मिलाकर 2024 में एनडीए पार्टियों ने बिहार की 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से 174 कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड बनाई, जबकि 2020 में एनडीए की पार्टियों ने बिहार में केवल 125 सीटें ही जीती थी। बात करें महागठबंधन की तो 20 में भी यही दल थे, 24 में भी यही दल हैं। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के दलों को 110 सीटें मिली थी। आरजेडी 75 सीटें, कांग्रेस 19 सीटें, सीपीआईएमएल 12 सीटें, सीपीआई 2 सीटें और सीपीआईएम 2 सीटें।
24 के लोकसभा चुनाव में असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज रिजल्ट देखें तो आरजेडी को 138 में से 36 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। कांग्रेस को 54 में से 12 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। सीपीआई-एमएल को 20 में से 12 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त मिली। वीआईपी को 18 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। सीपीआई को 13 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में से केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली। 2020 में 110 सीटों की जगह 2024 में महागठबंधन की लीड घटकर 62 सीटों पर रह गई। नरेंद्र मोदी हर चुनाव अलग ढंग से लड़ते हैं। हर चुनाव के लिए मोदी अलग रणनीति बनाते हैं। 29 के लिए मोदी ने क्या सोचा है ये अभी किसी को मालूम नहीं, लेकिन बिहार और बंगाल में उसकी झलक दिखने लगी है। बिहार में मोदी ने राष्ट्रवाद की पिच सेलेक्ट की और बंगाल में मोदी ने करप्शन के खिलाफ युद्ध छेड़ा। इस धरती पर लिया गया हर संकल्प कभी खाली नहीं जाता। और इसलिए तो भाइयों बहनों, जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे निर्दोष नागरिकों को उनका धर्म पूछ करके मारा गया, मैंने बिहार की इसी धरती से आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही थी। आज दुनिया देख रही है, बिहार की धरती से लिया गया वो संकल्प पूरा हो चुका है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। मानसून सत्र के आखिरी दिन मोदी सरकार के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में 3 नए कानून का बिल पेश किया और अगले ही दिन नरेंद्र मोदी ने उसे पश्चिम बंगाल में अपनी पोल नैरेटिव में शामिल कर लिया। ऐसे लोग जो भ्रष्ट है, जो जनता को धोखा दे रहे हैं, क्या उन्हें सरकार में अपने पद पर रहने का हक है क्या? हक है क्या? हमने तो ये देखा है कि मुख्यमंत्री तक जेल जाते हैं, लेकिन वो जेल से सरकार चलाते हैं। ये संविधान का, लोकतंत्र का सरासर अपमान है और मोदी संविधान का यह अपमान होते नहीं देख सकता। इसलिए मैंने तय किया ये सब नहीं चल सकता। मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, अरे इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री को भी सख्त कानून के दायरे में लाया हूं। लेकिन साथियों, टीएमसी के लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ इस कार्रवाई पर भड़क गए। वो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। टीएमसी के लोगों ने संसद में इस बिल को फाड़ने की कोशिश की है। ये दिखाता है कि टीएमसी की पूरी राजनीति कैसे भ्रष्टाचार के पहाड़ पर टिकी है। बंगाल में मोदी की प्रोग्रेस ग्राफ आगे दिखाते हैं। उससे पहले आपको बताते हैं कि चुनाव आयोग ने एक बड़ी बात क्लियर कर दी है। बिहार में राहुल और तेजस्वी यादव का बैरियर अब चुनाव आयोग के लिए कोई बैरियर नहीं रहा। राहुल और तेजस्वी की यात्रा का कोई डिजायर्ड रिजल्ट नहीं निकलेगा। अब आगे से जो भी चुनाव होंगे वो वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद ही होंगे। बिहार के बाद यूपी का मामला नया है।
यूपी में भी वोटर लिस्ट रिवीजन की शुरुआत हो चुकी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले यूपी के वोटर लिस्ट का वृहद पुनरीक्षण शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने इसे बीएलओ आपके द्वार अभियान का नाम दिया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने, गलतियां सुधारने, मृतकों के नाम काटने और डिटेल्स अपडेट करने की यह प्रक्रिया 19 अगस्त से शुरू हुई है, जो 29 सितंबर तक चलेगी। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव फरवरी-मार्च 2027 में होगा। उससे 550 दिन पहले ही चुनाव आयोग ने एसआईआर वाली कसरत शुरू कर दी है। बिहार में राहुल तेजस्वी और यूपी में अखिलेश। चुनाव आयोग और वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ एक मोर्चा अखिलेश यादव ने भी संभाल रखा है। अखिलेश की पार्टी ने चुनाव आयोग को एफिडेविट के साथ 18,000 एप्लीकेशन दिए हैं। अखिलेश का कहना है कि भाजपा चुनाव आयोग और अधिकारी की घपला तिकड़ी मिलकर वोट डकैती कर रही है। जो इलेक्शन कमीशन को लेकर के लड़ाई छिड़ी, अब हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि इलेक्शन कमीशन छिप रहा है डीएम के पीछे, डीएम छिप रहे हैं सीओ के पीछे, सीओ आगे कर दे रहे हैं पुलिस को, और फिर लेखपाल को आजादी दे रहे हैं सब खेल खेलने की, क्योंकि सरकार के पास सच्चाई नहीं है बताने को। पहले तो सरकार ने यही स्वीकार नहीं किया, इलेक्शन कमीशन ने, कि उन्हें मेल मिले कि नहीं मिले हैं, और जब एफिडेविट के साथ वाले मेल मिले उन्हें, तभी तो डीएम को निर्देश दिए गए हैं। अभी 18,000 में केवल 14 ही जांच की है, और जो बताया कि मर गए ही है, तो उनका प्रमाण पत्र तो होगा पुराना। अखिलेश के पास प्लस पॉइंट यह है कि 24 के चुनाव में उनकी पार्टी ने पीडीए का जाति वाला दांव लगाकर सियासी कुश्ती का एक गेम जीत लिया, मगर एसआईआर ने अखिलेश का भी सिरदर्द बढ़ा दिया है। बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल की ओर। यहां ममता बनर्जी की पार्टी एसआईआर के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रही है। चुनाव आयोग कह चुका है कि अगले साल अप्रैल में होने वाले बंगाल चुनाव से पहले वहां भी वोटर रिवीजन होगा। ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि उनके राज्य में चुनाव आयोग को वोटर रिवीजन करने नहीं दिया जाएगा। ममता जो भी कह ले, उनकी पार्टी चाहे जितना विरोध कर ले, चुनाव तो उसी वोटर लिस्ट पर होगा जिसे चुनाव आयोग फाइनल करेगा। हम आपको दिखाते हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो बंगाल में पार्टी पोजीशन क्या होगी। बिहार की तरह बंगाल में भी लास्ट इलेक्शन का रेफरेंस पॉइंट 2024 है। 2024 में बीजेपी बंगाल की सभी 42 सीटों पर लड़ी। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज देखें तो 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बीजेपी को 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में लीड मिली थी। 2021 के पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 77 सीटें जीती थी, यानी 2024 के जिस चुनाव में बीजेपी की लोकसभा सीटें 18 से घटकर 12 रह गई, उस चुनाव में भी उसने पहले से अधिक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में बढ़त बनाई। 77 से बढ़ाकर बीजेपी ने अपना कांटा 90 तक पहुंचा लिया। बात करें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की, तो 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता की पार्टी ने विधानसभा की 215 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल ने 193 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई, यानी ममता की लोकसभा सीटें तो बढ़ी, लेकिन तृणमूल को 22 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में घाटा हो गया। ममता बनर्जी पिछले 14 साल से पश्चिम बंगाल पर एक छत्र शासन कर रही हैं, लेकिन मोदी की पार्टी घट नहीं रही बल्कि बढ़ रही है। ममता बनर्जी एसआईआर के खिलाफ कुछ नया प्रयोग कर सकती हैं। वो जिस इंडिया अलायंस में है, उसके नेता राहुल गांधी की यात्रा में राहुल के हमसफर बनने की तैयारी कर रहे हैं। राहुल तेजस्वी की यात्रा पर पीडीए का भी तड़का लगने वाला है। जाति वाली सियासत जोर पकड़ने वाली है। 30 अगस्त को अखिलेश यादव भी बिहार पहुंच सकते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा 26 अगस्त, एमके स्टालिन 27 अगस्त, सिद्धरामैया 29 अगस्त और अखिलेश यादव 30 अगस्त। राहुल गांधी बिहार में हेडलाइन मैनेजमेंट कर रहे हैं। ये नेता आएंगे तो राहुल की हेडलाइन पटना से आगे दिल्ली तक पहुंचेगी।
पटना राहुल के टारगेट में है भी नहीं। पटना को राहुल ने तेजस्वी के लिए छोड़ा है और दिल्ली के लिए राहुल ने तेजस्वी का सपोर्ट लिया है। इसीलिए पूर्णिया से पहले पप्पू यादव को भी तेजस्वी यादव की गाड़ी में जगह मिली और पप्पू ने तेजस्वी की खूब तारीफ की। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। ऊपर से तो राहुल, तेजस्वी, अखिलेश, ममता का प्लान ठीक लगता है, लेकिन अंदर घुसने पर उनकी अपनी पार्टियों के लोग भी प्लान को पलीता लगाते रहते हैं। जैसे आरजेडी के अब्दुल बारी सिद्दीकी ने हिंदुओं के बारे में विवादित बयान देकर बीजेपी का काम आसान कर दिया। हिंदू भाइयों को ज्यादा सेकुलरिज्म क्या है, सोशलिज्म क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे पुरखों का इतिहास क्या है, अगर इस चीज को हम नहीं बताएंगे, खाली वैसी बात बोल दें तो जिसमें दे देना ताली, उसे क्या हो? राहुल की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब तक मोदी हैं, तब तक राहुल का कोई प्लान चल नहीं पाता। राहुल प्लान तो बहुत बनाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाता है।